गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम देखेंगे आरबीआई के बारे में, ट्रेड बैलेंस के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आती है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, मतलब आधे घंटे 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट के हिसाब से क्लास लेंगे, जैसा टॉपिक रहेगा। ठीक, तो आप लोग को टॉपिक समझ में आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉपिक न समझ में आए और मैं पढ़ाता चला जाऊं तो काफ़ी भार नहीं होगा। और एक्चुअली क्या है कि इकोनॉमिक्स में जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे बस। तो हम लोग देखेंगे आज ट्रेड बैलेंस के बारे में, फिर एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो फिर आरबीआई देखेंगे, सीआरआर, एसएलआर, उसके बाद पीएलआर, बैंक रेट, बेस रेट, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम लोग जीएसटी पढ़ चुके हैं, लेकिन जीएसटी में एक दो पोर्शन छूटा था, उसको कवर करते हैं पहले। आगे जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल होते हैं 33 सदस्य। कितने? 33 सदस्य। देख लेते हैं। पहले होते हैं हमारी वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। फिर दूसरा होता है राज्य मंत्री। एक राज्य मंत्री भी एक होता है। आगुन पर राज्य मंत्री वो नहीं, स्टेट का, केंद्र का ही एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, उसमें एक राज्य मंत्री। ठीक, तीसरा होते हैं 28 राज्य के वित्त मंत्री के, 28 राज्य के वित्त मंत्री। ठीक, कितने? 28 टोटल। कितने हो गए? 28 तो 30 हो गए। 3। चौथा केंद्र शासित प्रदेश के, केंद्र शासित प्रदेश के 3 वित्त मंत्री। केंद्र शासित प्रदेश के 3 वित्त मंत्री कौन कौन देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? पहला कश्मीर, दूसरा दिल्ली, तीसरा पांडिचेरी। क्या? पांडिचेरी। तो अगर जीएसटी में कोई बदलाव देखिए होगे ना, पहले देख लेते इसको। वित्त मंत्री 1, राज्य मंत्री 1, 28 राज्य के वित्त मंत्री 28 होंगे। केंद्र शासित 3 वित्त मंत्री जो है, तो 1, 2 और 28, 30 और 3, 33। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर वीडियो क्वालिटी गड़बड़ होगी तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली जो आपका वो कैमरा था वो डैमेज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम दूसरे मोबाइल से इसको कवर कर रहे हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि अगर जीएसटी में कोई संशोधन करना होगा तो कौन करेगा? तो करेगा जीएसटी काउंसिल। कितने बहुमत से करेगा? 2/3। कितने बहुमत से? बहुमत कितना चाहिए? बहुमत 2/3। ठीक, यहां तक आप लोग देख रहे हो, नोट कर लीजिए। खड़ी आ रहे हो, यहीं पर है। चलिए आप लोग नोट कर लिया होगा, मिटाते इसको।
आपको एक जानकारी दे देते हैं हम। जीएसटी कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। ठीक, मान लीजिए 29, फिर बीच में कोड हो जाता है 10 नंबर का। ठीक, कितना 2 और 4 5 6 7 8 9 10, फिर लास्ट में कोई XYZ। ये हमारा क्या है? स्टेट कोड होता है। क्या होता है? स्टेट कोड। स्टेट कोड। ये क्या होता है हमारा? पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर। ये जो लास्ट का 3 होता है, ये होता है यूनिक कोड। क्या होता है? यूनिक कोड। ठीक, मतलब ये सबका अलग रहता है। ये पैन कार्ड भी सब जिसका रहेगा उसका पैन कार्ड का नंबर रहेगा, ये जिस स्टेट का रहेगा उस स्टेट का कोड रहता है। तो आप लोगों को समझ आएगा जीएसटी कितना होता है? 15 अंक का होता है। और ये जो 15 अंक होता है, 10 अंक बीच वाला पैन कार्ड को डिनोट करता है, आगे वाला स्टेट की कोड को डिनोट करता है, और लास्ट वाला यूनिक कोड होता है। यूनिक मतलब जैसे कि यूनिक कोड तो समझी होगी, जैसे कि आपके एटीएम का पासवर्ड होता है, यूनिक होता है, तो उसी तरह एक यूनिक कोड मिलता है सबको। ठीक, यूनिक नंबर मिलता है, नंबर प्लेट मिलता है, उसी तरह ये हो गया। और जीएसटी इन का फुल फॉर्म जानते होंगे। जीएसटी इन, गुड सर्विस एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनका मतलब हम लिख देंगे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिक नॉलेज है, ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर लिखा हो तो आप इसको ही समझिएगा, ना कि जीएसटी इन का होता है। जीएसटी इन मतलब में, ये मत समझिएगा, मैं समझता था पहले। ठीक, चलिए हो गया, मिटा दे। चलिए अब हम लोग आरबीआई देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड बैलेंस क्या होता है? क्या होता है? ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस व्यापार संतुलन, इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन। जैसे मान लीजिए भारत है और चाइना है, अगर ये 10 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है और ये 12 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा? चाइना हमारे यहाँ ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ना, 2 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो हमको इसी को संतुलन करना रहता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई देश आपके यहाँ ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कम इंपोर्ट कर रहा है, तो व्यापार सही नहीं होता है। ठीक, उससे हमारा घाटा होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे कि आपको कोई 10 रुपए का आपसे लिया और आपके 10 रुपए की ही कोई बढ़िया सामान दे दिया जो आपको जरूरत थी, तब तो भाई आपके लिए वो बढ़िया ना लेन देन। यहाँ भाई मुझे 10 रुपए की कॉपी चाहिए था, मैंने उसको 10 रुपए दिए थे, उसने मुझे 10 रुपए का लगे कॉपी दे दिया, तो बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर ये हो कि आप उसको 10 रुपए दिए और वो आपको 8 रुपए कॉपी ला के दी, 7 रुपए कॉपी ला के दी, हाँ कम ला के दी, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि आपका घाटा जाएगा। तो सेम प्रोसेस ये है कि अगर व्यापार दोनों तरफ संतुलन है तो ठीक है, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं उस देश से, तो वहां पे हमारा घाटा हो जाता है। समझ गए? ट्रेड बैलेंस आप लोगों ने समझ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं एफडीआई और एफपीआई बारे में। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट करती है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में कि किसी कंपनी में 10% से अधिक का शेयर खरीद लेती है, इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे एक एग्जांपल थ्रू समझिए,
एलन मस्क की कंपनी है, ठीक। वो आई यहाँ पे, टेस्ला। टाटा क्या की, टाटा से 10% से अधिक का शेयर खरीद ली, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं अपनी कंपनी का। वो अपनी कंपनी का ब्रांच खोल सकती है भारत में, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसे कहते हैं एफडीआई, ठीक। विदेशी कंपनी जब 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट या 10% का अधिक का शेयर भारत में किसी कंपनी से खरीदती है तो उसे कहते हैं एफडीआई। समझ गए होंगे? जैसे अभी नहीं समझे मुझे लग रहा है। एफडीआई का मतलब 10% से अधिक, 10% से अधिक, 10% से अधिक। जब इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि आपका 100 रुपये का कारोबार है, ठीक। उससे मैंने कहा भाई मेरा 12% का हिस्सेदारी जाएगी, मैं आप तुम्हारे कारोबार में 12 रुपये और लगाऊंगा और मेरा इसमें हिस्सेदारी 12% की हो जाएगी। तो आपको अगर 12 रुपये और मिल जाएगा तो आपका पैसा बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए कि 112 रुपये का आपको कोई काम करेंगे, नहीं तो आपके पास 100 रुपये था तो 100 रुपये भी काम करते, लेकिन 12 रुपये आपके पास और आ गए तो आप कहेंगे ना कि यार चलो 12 रुपये मेरे पास और आ गए या 10 रुपये मेरे पास और आ गए, अब मैं 110 रुपये कारोबार कर सकता हूँ। तो यही होता है एफडीआई। एफडीआई जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट या शेयर किसी कंपनी का खरीदती है तो उसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट उसी में आ जाता है, शेयर में ही आएगा, तो उसे कहते हैं एफडीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक। लिख लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अब हम देखते हैं एफपीआई। एफपीआई क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में 10% से कम का शेयर खरीदती है, किसी कंपनी का 10% से कम का शेयर करती है, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे कहते हैं एफपीआई। एफपीआई का होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कि 10% से कम, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट अगर करती है तो एफपीआई के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? एफपीआई के अंदर आ जाता है, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीआई के बारे में, ठीक। इसको बता दें। चलिए आरबीआई फुल फॉर्म सब लोग जानते होंगे, हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। तो इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1935 को इसका गठन किया गया, ठीक। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। इसके पहले अध्यक्ष थे कौन था? स्मिथ। नाम सिर्फ स्मिथ याद रखिएगा, ठीक। भारतीय अध्यक्ष पर इसके पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। कौन था? सीडी देशमुख थे, ठीक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शशिकांत दास है। कौन? शशिकांत दास। कौन इसके वर्तमान में अध्यक्ष?
शशिकांत दास, नोट कर लीजिए आप लोग, साइड जा रहे हैं हम। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अध्यक्ष मतलब गवर्नर समझिएगा, ना कि मैं आप लिख दे रहा हूं अध्यक्ष या गवर्नर। गवर्नर क्या, गवर्नर, यहां पे भी या गवर्नर, ठीक, सेम ये भी रहेगा गवर्नर, ठीक ना। चलिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था, आप लोग को मालूम ही होगा। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ठीक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। इसके पहले गवर्नर स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो शशिकांत दास हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है, मुंबई में है। 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर इसके हैं, हाँ, 4 क्षेत्रीय ब्रांच भी है इसके, क्षेत्रीय ब्रांच देख लेते हैं कहां कहां पे। पहला मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चेन्नई, चौथा है कलकत्ता। ठीक, 4 क्षेत्रीय ब्रांच। 4 क्षेत्रीय ब्रांच का मतलब जैसे ब्रांच होता है फिर सब ब्रांच होता है, वही है 4। एक मेन ब्रांच है, उसके 4 क्षेत्रीय ब्रांच है। इसको नोट कर लीजिए आपको। हो गया होगा आप लोग का, मिटा दें। चलिए, आप लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो क्लास है आरबीआई में, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि आपका बजट फरवरी में पेश होता है, उसी तरह आरबीआई के भी एक समय कार्य वर्ष है जो स्टार्ट होते हैं कब से? 30 मतलब 1 जुलाई से 30 जून, एक वर्ष की इनकी अवधि होती है। जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक चलता है। जैसे हमारा बजट फरवरी में पेश होता है ना, तो उसी तरह का जो कार्य शस्त्र स्टार्ट होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। सदस्य का नाम लिखते हैं। चलिए, पहला गवर्नर, दूसरा 4 डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, तीसरा 2 वित्त मंत्री के अधिकारी, ठीक, 2 वित्त मंत्री के अधिकारी, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर, ठीक।
और इसमें होते हैं 10 अर्थशास्त्र के जानकार। कितने? 10 अर्थशास्त्र के जानकार। क्या होते हैं? 10 अर्थशास्त्र के जानकार। अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, ठीक, उसे कहते हैं 10 अर्थशास्त्र के जानकार। ठीक। अब डिप्टी गवर्नर, हमने गवर्नर दिखाई, गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्री के अधिकारी, 10 अर्थशास्त्र के अधिकारी, 10 तो 12, 4 16, 1 17। और मैंने लिखा था 4 क्षेत्रीय अधिकारी जो 4 सब ब्रांच के थे, उसके कौन रहेंगे? गवर्नर। ठीक। तो 5वां लिखेंगे 4 सब क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर, 4 क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर। 21 लोग रहते हैं टोटल। कितने सदस्य होते हैं आरबीआई में? 21 सदस्य। कितने सदस्य? 21 सदस्य। नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिया होगा। चलिए मिटाते हैं हम। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा आरबीआई की कार्य क्या है? आरबीआई की कार्य, आरबीआई के कार्य। इसका पहला कार्य क्या है? साख नियंत्रण। साख नियंत्रण। दूसरा क्या है कि मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा आर्थिक आंकड़े जारी करता है। क्या करता है? आर्थिक आंकड़े जारी करता है। आर्थिक आंकड़े जारी करने का मतलब क्या? कि अब की बार मतलब भारत का कितना घाटा हुआ, कहाँ मतलब कितना भारत का इन्फ्लेशन जा रहा है, हाँ, उस सब की जानकारी करता है। आर्थिक आंकड़े जारी करता है। और जैसे कि आज की रेपो रेट क्या है, हाँ, ये सब की जानकारी ये जारी करता है। ठीक। रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई ही करता है। ठीक ना। रेपो रेट क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक। चौथा, मुद्रा का विनिमय करता है। विनिमय करता है। विनिमय करता है मतलब एक्सचेंज करता है। मुद्रा का विनिमय मतलब एक्सचेंज करता है, मतलब उसको बदलता है। जैसे 2000 नोट बंद करना है, आरबीआई करेगी। नोट बंदी कर दिया, आरबीआई करेगी। ठीक। मुद्रा का निर्गमन करना, मुद्रा का निर्गमन करना, ठीक। मुद्रा का निर्गमन करना। निर्गमन मतलब कितने मुद्रा जारी करनी है, प्रिंट करना कितना है, ये सब की जानकारी। इतना लिखिए, फिर हम ऊपर लिखते हैं, शायद नीचे नहीं आएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए हम लोग यहां लिखते हैं। आप लोग लिख लिया होगा। यहां दिख रहा है क्या?
चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, मिटा मिटा के लिख रहा हूँ। फिर 5 हुआ था ना। छठवां, बैंकों पर नियंत्रण रखना। बैंकों पर नियंत्रण रखना। 7वां है साख नियंत्रण करना। साख नियंत्रण का बैंकों को नियंत्रण मतलब वही कि बैंक ज्यादा पैसा बैंक मतलब मार्केट में न दे, ठीक, तरलता को न बढ़ाए। साख नियंत्रण तो बैंक ज्यादा से ज्यादा ब्रांच को फालतू में न खोले। इन सब का नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन, तरलता होती क्या है? तरलता तरलता हम समझते हैं। जैसे देखिए आपके पास 100 रुपए है, वो आपकी क्या है? तरलता है। अरे भाई 10, 20, 50, 80 रुपए का अगर सामान मिलेगा आप तुरंत खरीद लेंगे, वो आपके पास क्या? एक तरलता है। अगर आपके पास पैसे ही ना रहे, अब भले वो सामान 10 रुपए का रहे, खरीद पाएंगे क्या? क्योंकि आपके पास तरलता नहीं है। तरलता मतलब मुद्रा, आपके पास मुद्रा नहीं है, उसी को बोलते हैं तरलता, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है एमएसएफ। एमएसएफ, रेपो रेट, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, पीएलआर, बैंक रेट, ये सब की जानकारी हम लोग देखते हैं। चलिए पहले हम लोग देखेंगे क्या एमएसएफ क्या होता है। एमएसएफ मार्जिनल कभी हिंदी नहीं देगी आपको, एमएसएफ ही आपको देगा। एग्जाम में पूछेगा एमएसएफ ही पूछेगा, ना कि आपकी इसकी हिंदी पूछेगी। आप इसका फुल फॉर्म लिखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक, यस है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। इसका काम क्या होता है? यह बैंकों को 1 दिन के लिए उधार देता है और उस पर जो ब्याज लग रहता है उसे एमएसएफ कहते हैं। मान लीजिए एसबीआई गया और उसको जरूरत है, आरबीआई के पास गया और बोला कि मुझे 1 दिन के लिए उधार दे दीजिए, ठीक। वो बोला ठीक है ले लो। तो 1 दिन के लिए जब वो पैसा उधार देगा तो उस पर क्या ज्यादा ब्याज लगाएगा ना। स्पेशल केस में दे रहा हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अगर आप ही को किसी मान लिया पैसा बांटते हो ब्याज पे, ठीक, अगर 1 दिन के लिए आपसे कोई पैसा मांगे तो अगर उसको लाभ ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे 20% चाहिए। तो एमएसएफ जब आरबीआई बैंक को 1 दिन के लिए पैसा देती है, ठीक, बैंक को 1 दिन के लिए अगर पैसा देती है तो उसे एमएसएफ कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट इसमें क्या होता है? बैंक जब 14 दिन से अधिक के लिए, किसी भी बैंक को 14 दिन से अधिक के लिए अगर पैसा देती है तो उस पर जो ब्याज लगाती है उसे कहते हैं रेपो रेट। लिख लीजिए रेपो रेट। और वर्तमान में जो रेपो रेट हमारा 6.5% है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा। बैंक रेट देखते हैं हम लोग, क्या बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है? देखिए सॉरी, इसमें रेपो रेट लिखिएगा 2 से 14 दिन के लिए। 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए अगर बैंक
किसी उधार देती है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट। वर्तमान में जो रेपो रेट हमारा है, वर्तमान में जो रेपो रेट है, रेपो रेट वो कितना है? 6.5%। ठीक, 2 से 14 दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए नहीं लेगा। जैसे 2 से 14 दिन के लिए, मान लीजिए कि मैं आपको बोल दूं कि आपको 14 दिन के अंदर ही पैसा लौटाना है, तो वहां पे मैं जो ब्याज लगाऊंगा वो रेपो रेट का लगाऊंगा। ठीक, अब बैंक रेट क्या होता है? जब 14 दिन से अधिक के लिए आरबीआई पैसा देती है किसी बैंक को तो उसे कहते हैं बैंक रेट। ठीक, मान लीजिए 1 महीने के लिए दिया, 2 महीने के लिए दिया, तो उस पर जो ब्याज लगाएगी आरबीआई उसे कहते हैं बैंक रेट। ठीक, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। मैं आपको एक बार वीडियो चेक कर लूं, वीडियो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छा ही आ रहा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसे जब बैंक के पास पैसा अधिक हो जाता है, ठीक, और यहां पे रेपो रेट बढ़ा देती है क्या? आरबीआई। आप ही बता दीजिए, जब आपको किसी से उधार लेना होगा तो कम ब्याज पर लेंगे उधार या ज्यादा ब्याज पर उधार लेंगे? कम ब्याज पे लेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि कोई 10% पे ब्याज दे रहा है, अब फिर उसको बढ़ा दिया गया, 12% कर दिया, तो आप नहीं लेंगे बैंक से ब्याज। कह रही यार 12% का ब्याज है, क्यों वो पैसा ले? जब ब्याज कम होगा तब वहां से हम लोन लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट में बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, मतलब पैसा ज्यादा हो जाता है, और वहां पे रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है ब्याज, तो कोई ले नहीं रहा है लोन को। अब क्या होगा कि आपका बैंक करेगा क्या उस पैसे को? भाई बैंक को तो पैसे रखेगा नहीं, बैंक अपना पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे, कहीं कहीं अपना इधर उधर कर देता है पैसा, जिससे उसका इनकम आए। शेयर मार्केट में लगा देगा, आरबीआई के पास कुछ पैसा रख देगा। तो जो आरबीआई पैसा रखा जाता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में कि बैंक अपना पैसा किसके पास रखता है? अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है। किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। आरबीआई के पास रखता है। आरबीआई के पास रखता है। ठीक, जब आरबीआई के पास रखता है तो आरबीआई उस पर कुछ टैक्स, मतलब उनको कुछ ब्याज देती है, लेकिन रेपो रेट से वो ब्याज कम देती है। मानिए अगर रेपो रेट पे ब्याज है 5%, तो इस पे देगी 3%, 4%। ठीक, क्योंकि भाई आरबीआई के पास तो है ही पहले से पैसा, वो तो इनके ऊपर हिसाब से भलाई करी ना बैंक के ऊपर कि चलो भाई दे दिया, उसके ऊपर कुछ दे दो 2-4 पैसे बढ़ा के, तो वो काम करती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, इतना नोट करिए, हम यहीं पर हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिया होगा। इसको आपने क्या क्या यहाँ पे लिख दीजिए 14 दिन से अधिक के लिए। 14 दिन से अधिक के लिए, 14 प्लस अधिक के लिए आरबीआई बैंक को पैसा देती है। ठीक, लिख लीजिए।
CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एक होता है हमारा SLR, एक होता है हमारा PLR, ठीक। एक होता है बेस रेट, क्या होता है बेस रेट, ठीक। CRR में क्या होता है हमारा, कभी भी आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, इसका कभी नहीं पूछेगा, तो आप उसको टेंशन ना लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप CRR याद करिए, SLR याद करिए, PLR याद करिए, बेस रेट याद करिए, ठीक। नहीं पूछेगा आपसे कि हाँ आप भी बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक। हाँ लेकिन ये पूछेगा आप CRR, SLR, PLR, बेस रेट, ये पूछ सकता है आपसे। CRR में क्या होता है, बैंक को, इसका फुल फॉर्म था कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन हम उसको नहीं जानते फुल फॉर्म पे, क्योंकि फुल फॉर्म पूछेगा नहीं, जाने से क्या मतलब है। इसमें क्या होता है, बैंकों को RBI के पास, क्या RBI के पास अपने कुल पैसे का 4% किसके पास रखना होता है, RBI के पास। मान लीजिए RBI बैंक के पास 100 रुपए है, ठीक, 200 रुपये मान लीजिए, 200 रुपये गुणे 4/100, ठीक। 4% कितना हो जाएगा 8, 200 पे 8 रुपये किसके पास रखना पड़ेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा। क्यों, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बाई चांस बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा और लोग पैसों कैसे भाग गया, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखे रहेगा पैसा, कि कुछ लोगों की तब तक मांग को पूरा करेंगे, जब तक उनकी मांग को पूरा करेगा तब तक कहीं कहीं से अपना व्यवस्था कर देंगे RBI वाले। तो 8% मतलब 4% CRR रखते हैं, बैंक के पास कुल पैसे का अपने पास रखेंगे, किसके पास रखेंगे, RBI के पास रखेंगे। लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। बैंक RBI के पास, RBI के पास टोटल अपने पास जितने पैसे, टोटल पैसे का 4% बैंक RBI के क्या लिखी यार, देखो बैंक अपने कुल पैसे का, अपने कुल पैसे का जमा, कुल जमा, यहां पे जमा, कुल जमा पैसे का 4% RBI के पास रखना जरूरी है। जरूरी 4%, इसको RBI बढ़ा भी सकती है, ठीक। CRR को 4% बढ़ाती है, 5%, 6%, उसकी मर्जी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लैंडिंग रेट, स्टैट्यूटरी लैंडिंग रेट, नहीं पूछेगा फुल फॉर्म। SLR कहता है बैंक को अपने पास जितना पैसा होता है, वो पूरा पैसा नहीं कि मार्केट में दे दे कि आओ लेके जाओ, लोन बांट दे लोगों को, ये नहीं, लोन दे दे, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए उसके पास टोटल बैंक के पास 200 रुपए है, कितने, 200 रुपए हैं, ठीक। उसको क्या करना है, 18% अपने पास रखना है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पिताजी बोल दिए 18 रुपये तुमको अपने पास रखना है, तुम भले उसमें से निकाल दो कितना, 82 रुपये, लेकिन 18 रुपये आपके पास रखना है 100 रुपये में। उसी तरह मान लीजिए बैंक के पास 200 रुपये है और इसका 18% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। तो 200 में से 36 रुपये अपने पास बैंक को रखना है, उसको बांटना नहीं है मार्केट में, नहीं देना है उसको। ये भी सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ही, कि यदि बैंक का पैसा डूब गया कहीं, लगा अभी अपना शेयर मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, वहां पैसा डूब गया तो अपनी कोटा पूर्ति इसमें से कर सकें,
इसके लिए एसएलआर होता है। ठीक, अब देखें पीएलआर क्या होता है। पीएलआर का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट, नहीं पूछेगा। ठीक, लेकिन प्राइमरी लैंडिंग रेट क्या होता है, जब हम लोग बैंक के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए हम लोन लेने के लिए गए बैंक में और हमारे ऊपर 10% का ब्याज लगा रहा है। ठीक, तो जो कस्टमर को बैंक जिस ब्याज पर लोन देता है उसे कहते हैं पीएलआर। क्या बोलते हैं, पीएलआर। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, पीएलआर। मान लीजिए आप बैंक में गए और आपको लोन चाहिए 10 लाख का। ठीक, और आपके ऊपर 10% का ब्याज लगा दिया। ठीक, इसको बोलते हैं पीएलआर। पीएलआर प्राइमरी लैंडिंग रेट। लेकिन बेस रेट क्या होता है, यह ब्याज, बैंक अपने ग्राहकों के ऊपर लगाता है। ठीक, अब बेस रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हैं, डेली आपका बैंक में 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर है, तो उनको जो देगा वो क्या, उनके चुनिंदा हो गए, उनके स्पेशल हो गए। कह रही यार ये तो मेरे रेगुलर के कस्टमर है। मान लीजिए आपके पास दुकान है और आपके पास कोई कस्टमर एक दिन के लिए आता है, तो आप उससे बोलेगा कि भाई साहब इतने का सामान दे दो। आप बोलोगे नहीं, हम इतने का नहीं दे सकते। तो आप क्या होगा, वो पीएलआर हो गया। क्या हो गया, पीएलआर। लेकिन अगर आपकी दुकान पे डेली कस्टमर वो आ रहा है, कुछ भी लेने के लिए आप के पास आ रहा है, तो आपका क्या हो गया, स्पेशल कस्टमर हो गया। जब स्पेशल कस्टमर हो जाएगा तो आप उससे 2 रुपये कम करके सामान दे सकते हो। बोलोगे अरे यार डेली आता है हमारे यहाँ। हाँ, तो हमारे पास जाएगा बेस रेट। बेस रेट में क्या होता है कि बैंक अपने चुनिंदा कस्टमरों को जिस ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाता है उसे कहते हैं बेस रेट। बेस रेट में क्या होता है, इसके तुलना में यहाँ पे ब्याज कम होता है। पीएलआर की तुलना में बेस रेट हमारा कम होता है। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि बैंक अपने चुनिंदा कस्टमर को, चुनिंदा ग्राहक को यह ब्याज प्रोवाइड करता है। नोट कर लिया आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। इसको मैंने लिखा क्या, इसको लिख दे रहा हूं कि एसएलआर क्या होता है, बैंक को अपने कुल जमा का 18% अपने पास रखना होता है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। मतलब अगर 100 रुपये है तो 18 रुपये इसको अपने पास रखना ही रखना है, उसको मार्केट में देना ही नहीं है। ठीक, कितना उठाना इसको, सिर्फ 82। ठीक, सिर्फ 82 रुपीज मार्केट में देगा, 18 रुपये में नहीं देगा। नोट करिए इसको, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आप लोग, चलिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। आप लोग इसको रिवीजन करिएगा और बाकी हम लोग कल देखते हैं। ठीक।